तो आज की इस डीप डाइव में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो मतलब कोई भी पहली बार सुनेगा तो शायद उसे यकीन ही ना हो। हाँ, वो जो आंकड़ा हमारी स्रोत सामग्री में दिया है ना। बिल्कुल, मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा परिदृश्य जहां हर दिन औसतन 6 नए उत्सव शुरू हो रहे हों। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेलों और सांस्कृतिक धरोहर की। और ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं होती। ये ऐसे आयोजन हैं जो कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के पैमाने को धरती पर उतार लाते हैं। सही कहा। जब स्रोत सामग्री को खंगाला गया तो सबसे ऊपर जो आंकड़ा उभर कर आया वो था कि इस राज्य में हर साल 2250 से अधिक मेले आयोजित होते हैं। 2250। इस संख्या का ना एक अपना ही गणितीय और सामाजिक वजन है। मतलब राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक ये एक निरंतर चलने वाली मशीन की तरह है। एकदम। और इसमें भी बड़ा दिलचस्प डेटा है। मथुरा जो 86 मेलों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर बैठता है। हाँ, और फिर कानपुर है जहाँ 80 मेले लगते हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत जहां सबसे कम होते हैं। हाँ, पीलीभीत। पीलीभीत जैसा जिला भी है जहाँ साल भर में मात्र 2 मेले होते हैं। क्या बात है, इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। बिल्कुल। और देखिए, ये महज आयोजनों की सूची नहीं है, ये एक ऐसा तंत्र है जहाँ चौक पूरना यानी वो जो आंगन सजाने की कला होती है, वो लोक कला, राइट। हाँ, और गोदना यानी प्राचीन टैटू निर्माण की कलाएं, ये सब आज भी इन मेलों में सांस ले रही हैं, फल फूल रही हैं। मतलब ये पूरा तंत्र सतह से देखने पर शायद सिर्फ भीड़ या दुकानों और शोर शराबे जैसा लगे, लेकिन इस डीप डाइव का हमारा उद्देश्य महज ये सूची पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली सवाल तो ये है कि ये आयोजन ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से काम कैसे करते हैं। सही बात है। ये धर्म, व्यापार, कृषि और सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा ही जटिल ढांचा तैयार करते हैं। और इस विशाल पैमाने को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस आयोजन को देखना होगा जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा है, प्रयागराज का कुंभ। हाँ, कुंभ का जो समय चक्र है ना, वो तो इंसान की उम्र से भी बड़ा है। मतलब ये हिस्सा सबसे ज्यादा विस्मयकारी लगता है मुझे, है ना। कुंभ की पूरी संरचना वास्तव में एक खगोलीय घड़ी या एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक की तरह है। हर 12 साल में कुंभ मेला होता है, जिसे यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा भी दिया है। फिर हर 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, और फिर वो जो सबसे बड़ा वाला है 144 साल के अंतराल पर। एकदम सही, महाकुंभ जो 2025 में प्रस्तावित है। ये पूरा चक्र बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की कक्षाओं पर आधारित है। मतलब ये बिल्कुल ब्रह्मांडीय ग्रहों की परिक्रमा जैसा लगता है। जैसे बृहस्पति या शनि अपनी कक्षाओं में एक लंबा समय लेते हैं, कुंभ भी उसी तरह एक विशाल कक्षा में घूम रहा है। बिल्कुल। जो इंसान एक महाकुंभ देखता है वो शायद ही दूसरा देखने के लिए जीवित रहे। पैमाना इतना बड़ा है कि इंसान की व्यक्तिगत उम्र इसमें बहुत छोटी लगने लगती है। और दिलचस्प बात यह है कि इन खगोलीय परिक्रमाओं को धरती पर जिन 4 स्थानों पर मापा जाता है, उसे याद रखने के लिए स्रोत सामग्री में एक बड़ी मजेदार हानु ट्रिक दी गई है। हानु, HANU। हाँ, H से हरिद्वार, A से इलाहाबाद यानी प्रयागराज, N से नासिक और U से उज्जैन। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया, है ना। इन 4 विशिष्ट भौगोलिक बिंदुओं पर ही ग्रहों की वो विशेष स्थिति बनती है। और प्रयागराज में हर साल मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक माघ मेला भी होता है, जो इस ब्रह्मांडीय घड़ी की एक छोटी सुई की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ स्रोत सामग्री में एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास भी नजर आता है। एक तरफ ये 144 साल के चक्र वाला प्राचीन महाकुंभ है और दूसरी तरफ उसी प्रयागराज के घाटों पर एक वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक ही घाट पर सदियों पुरानी आध्यात्मिक तपस्या और आधुनिक जेट स्की का शोर, ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? देखिए, कोई भी प्राचीन संस्कृति अगर नई पीढ़ी की भाषा में बात नहीं करती ना, तो वो बहुत जल्दी एक मृत संग्रहालय बन जाती है। सही पॉइंट है। नदियां हजारों सालों से विचार विमर्श का केंद्र रही हैं। प्राचीन काल में ज्ञान और दर्शन का मंथन वहीं होता था, लेकिन आज के युवाओं का वो स्वाभाविक जुड़ाव टूट रहा है। तो ये वाटर स्पोर्ट्स उससे जुड़ने का तरीका है? बिल्कुल। ये संस्कृति के जीवित रहने का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जहां आस्था और आधुनिकता दोनों को एक ही संगम पर जगह मिल रही है। क्या बात है। और नदियों और घाटों के इस तंत्र को समझने के लिए अगर हम प्रयागराज से थोड़ा आगे काशी यानी वाराणसी की तरफ चलें, तो वहां मेलों का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। एकदम बदल जाता है। काशी दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक है। वहां ब्रह्मांडीय पैमाने से ज्यादा एक रहस्यमयी और दैनिक संगीतमय लय दिखाई देती है। हाँ, वहां के मेले तो घाटों की वास्तुकला से ही जुड़े हैं।
सही कहा। महाशिवरात्रि का तो सर्वोच्च महत्व है ही, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाली देव दीपावली इसका सबसे बड़ा दृश्यमान रूप है। लाखों दियों से घाट सज जाते हैं। इसके साथ ही काशी में संगीत को भी मेलों के रूप में संस्थागत किया गया है, जैसे तुलसी घाट पर काशी गंगा उत्सव और ध्रुपद मेला, जो बनारस घराने की शैली को बचाता है। हाँ, ये ध्रुपद शैली को संरक्षित करने का एक बड़ा सामाजिक मंच है। और काशी में ही एक नाम चेतगंज के नकटैया मेले का आता है। स्रोत में इसके बारे में पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हुई। ये रामायण के उस प्रसंग पर है जहां लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काटते हैं। बिल्कुल। मतलब ये महज पूजा पाठ नहीं है, ये तो पूरे प्रसंग को सड़कों पर जीवंत कर देने जैसा है। असल में इसे प्राचीन काल का मास कम्युनिकेशन या जनसंचार माना जाना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, जिस दौर में टीवी, सिनेमा, इंटरनेट नहीं थे, तब महाकाव्यों के इतने बड़े नैतिक संदेश आम जनता तक कैसे पहुंचते? नुक्कड़ नाटकों के जरिए। एकदम सही। ये मेले स्ट्रीट थिएटर का सबसे भव्य रूप थे। नकटैया मेला उसी संचार तंत्र का एक हिस्सा है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। और महाकाव्यों की इसी बात से सीधा ध्यान अवध और ब्रज के क्षेत्रों की ओर जाता है, जो राम और कृष्ण के जीवन से जुड़े हैं। हाँ, अवध क्षेत्र को तो एक तरह का रामायण सर्किट ही कह सकते हैं। बिल्कुल, जहां अयोध्या में रामनवमी मेला और चित्रकूट में रामायण मेला होता है। लेकिन इसी अवध क्षेत्र में मुझे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास दिखा। कौन सा? एक तरफ सीतापुर के नैमिषारण्य में जो महर्षि दधीची की अस्थिदान स्थली है, वहां फागुन माह में 84 कोस का परिक्रमा मेला होता है। मतलब 84 कोस पैदल चलना ये शरीर के लिए घोर तपस्या और वैराग्य का प्रतीक है। और दूसरी तरफ उसी अवध क्षेत्र में लखनऊ महोत्सव होता है, जो पूरी तरह से नवाबी तहजीब, कला और शानदार गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान का उत्सव है। एक ही भूगोल में इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट कैसे काम करता है? तो इसका जवाब ये है कि मानव समाज कभी भी किसी एक ध्रुव पर नहीं टिक सकता। उसे संतुलन चाहिए होता है। बैलेंस। हाँ, नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा समाज को त्याग और आत्मा की शुद्धि का पाठ पढ़ाती है। लेकिन समाज सिर्फ वैराग्य से तो नहीं चल सकता ना। बिल्कुल नहीं। उसे जीवन का उत्सव, स्वाद और कला भी चाहिए, जो लखनऊ महोत्सव देता है। दोनों मिलकर अवध की संपूर्ण सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। और जब ब्रज क्षेत्र की बात होती है तो ये संतुलन एक अलग ही ऊर्जा में बदल जाता है। मतलब ब्रज का जिक्र आते ही बरसाना और नंदगांव की लठमार होली सबसे पहले दिमाग में आती है। ओहो, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, और ये कोई साधारण धार्मिक अनुष्ठान तो है नहीं। महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसा रही हैं और पुरुष ढालों से खुद को बचा रहे हैं। आस्था के केंद्र में ऐसा अल्लड़पन बहुत अचंभित करने वाला है। देखिए, लठमार होली समाज के जेंडर डायनामिक्स को समझने का एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक उपकरण है। वो कैसे? ऐतिहासिक रूप से जो पुरुष प्रधान समाज रहा है, उसमें ये एक ऐसा सुरक्षित दिन है जहां सत्ता का संतुलन पूरी तरह से पलट दिया जाता है। अच्छा, रिवर्सल ऑफ पावर। बिल्कुल। महिलाओं को आक्रामक होने और पुरुषों को रक्षात्मक मुद्रा में आने की सामाजिक स्वीकृति मिलती है। ये समाज के भीतर दबी हुई कुंठाओं को निकालने का एक सेफ्टी वाल्व है। अरे वाह, मैंने इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, मथुरा बरसाना में कंस मेला, मुड़िया मेला और बलराम जी को समर्पित दाऊजी मेला भी इसी सामाजिक मनोविज्ञान का हिस्सा है। इसके अलावा मथुरा का यमुना चुनरी महोत्सव भी बहुत खास है। और वृंदावन में तो संगीत से जुड़ा भी एक विशिष्ट आयोजन होता है ना, हरिदास जयंती। हाँ, स्वामी हरिदास की स्मृति में, जो तानसेन के गुरु थे और ध्रुपद धमार गायन के सम्राट माने जाते थे। और अगर महाकाव्यों से थोड़ा अलग हटकर देखें तो पूर्वांचल में नाथ संप्रदाय और सूफी संतों का एक अलग ही त्रिकोण दिखता है। और बलरामपुर का देवीपाटन मेला, जो एक शक्तिपीठ है। पता है, पूर्वांचल के ये मेले सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये भौगोलिक और कृषि चक्र के सूचक भी हैं। मतलब किसानों के लिए? हाँ, खिचड़ी मेला मकर संक्रांति पर होता है, जो नई फसल के कटने का समय है। ये मेले किसानों को बताते थे कि अब बुवाई या कटाई का समय आ गया है। ये दिलचस्प है। और स्रोत सामग्री में जब मैंने अलग अलग समुदायों और धर्मों के मेलों को पढ़ रहा था ना, तो एक बड़ा ही स्पष्ट पैटर्न दिखा मुझे। कैसा पैटर्न? अक्सर ऐतिहासिक किताबों में पढ़ाया जाता है कि विभिन्न धर्मों के बीच हमेशा तनाव रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये मेले बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं। ये आगरा का सुलेहकुल उत्सव या मेरठ का नौचंडी मेला, ये इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बिल्कुल, ये जो गंगा जमुनी तहजीब के मेले हैं ना, ये एकता के प्रतीक हैं। हाँ,
और मुझे तो ये किसी ओपन सोर्स इकोसिस्टम की तरह लगे। ओपन सोर्स। हाँ, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में दुनिया भर के अलग-अलग लोग अपना कोड जोड़कर एक मजबूत प्रोग्राम बनाते हैं, वैसी सदियों से अलग-अलग समुदायों ने अपने-अपने रीति रिवाज जोड़कर इन मेलों का निर्माण किया है, जो अब किसी एक के नहीं, सबके हैं। ये ओपन सोर्स वाली तुलना काफी सटीक है। सत्ता में चाहे जो भी राजनीतिक तनाव रहा हो, आम जनता और व्यापारी रोजमर्रा के स्तर पर एक दूसरे पर निर्भर थे। मेरठ का नौचंडी मेला इसका सबसे सशक्त प्रमाण है। ये होली के ठीक बाद लगता है और इसकी वास्तुकला ही पूरी कहानी कह देती है। वो कैसे? यहाँ नौचंडी देवी का मंदिर और हजरत बाले मियाँ की मजार एक ही जगह पर स्थित हैं। दोनों स्थानों से आने वाली ध्वनियाँ एक ही मेले के माहौल में घुल मिल जाती हैं। क्या बात है। और बाराबंकी का देवा शरीफ मेला और बहराइच का सैयद सालार मेला भी इसी ज़मीनी हकीकत को दिखाते हैं। देवा शरीफ मेला सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है और ये सिर्फ एक समुदाय का नहीं रह गया है। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि इन स्थानों पर यह सौहार्द केवल किसी आदर्शवाद का परिणाम नहीं है। ये गहरी आर्थिक अन्योन्याश्रयता यानी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का नतीजा है। अच्छा, मतलब पैसे और व्यापार का भी रोल है। बिल्कुल। मेले में लगने वाली दुकानें, बिकने वाला सामान, पूरा प्रशासनिक तंत्र किसी एक धर्म का नहीं होता। जब सबका आर्थिक हित एक आयोजन से जुड़ जाता है तो सौहार्द एक व्यावहारिक जरूरत बन जाती है। ये बहुत ही तार्किक बात कही आपने। और इसी व्यापार के तंत्र ने मेलों को सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहने दिया, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन बना दिया। एकदम सही। पशु मेलों का जिक्र आते ही ये बात स्पष्ट हो जाती है। हाँ, मतलब जब आज की तरह इंटरनेट या बड़े ट्रेड शो नहीं थे, तो आगरा का बटेश्वर मेला या कानपुर का मकनपुर मेला ही काम आते थे। मकनपुर मेला तो घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता था। सोचिए, 17वीं या 18वीं सदी में अगर किसी को उच्च नस्ल का घोड़ा या खेती के लिए मजबूत बैल चाहिए होता, तो वो किसी ऑनलाइन पोर्टल पर तो जा नहीं सकता था। हाँ, बिल्कुल नहीं। बलिया का ददरी मेला या आगरा का बटेश्वर मेला, ये सब प्राचीन भारत के एक्सपो थे। और स्रोत में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर मेले का जो दृश्य उकेरा गया है, वो तो इसी एक्सपो वाले विचार को और पुख्ता करता है। वो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला। हाँ। कार्तिक पूर्णिमा पर किसान अपनी ट्रॉलियों और बुग्गियों में पूरा राशन लेकर आते हैं और हफ्तों गंगा के किनारे रुकते हैं। हजारों ट्रैक्टरों की कतारें, जलती हुई आग, हुक्के की गुड़गुड़ाहट। ये कोई धार्मिक स्नान नहीं है सिर्फ, ये एक पूरा रूरल नेटवर्किंग इवेंट है। यहीं दो गांवों के किसान मिलते हैं, बीजों का आदान प्रदान होता है और सबसे बड़ी बात, यहीं रिश्ते और शादियां भी तय होती हैं। बिल्कुल। और नेटवर्किंग सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं थी। कानपुर के बिठूर मेले को तो तांत्रिकों का मेला भी कहा जाता है। अच्छा। तांत्रिकों का मेला। हाँ। वहाँ देश भर के तांत्रिक अपनी विद्याओं को साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे। इसके अलावा बदायूं का ककोरा मेला, जिसे रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। लखीमपुर खीरी का गोला गोकर्णनाथ, शाहजहांपुर का ढाई घाट मेला, हरदोई का बेरिया घाट मेला, बस्ती का महादेवा मेला, संभल का कलकी महोत्सव और इटावा का सैफई महोत्सव, ये सब अपने अपने क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक गुरुत्वाकर्षण के केंद्र हैं। लेकिन इन तमाम मेलों और नामों को पढ़ते हुए एक बड़ी व्यवहारिक समस्या सामने आई। कंफ्यूजन। बहुत ज्यादा। नाम इतने मिलते जुलते हैं कि कोई भी उलझ जाए, जिसे स्रोत सामग्री में द नेम ट्रैप कहा गया है, जैसे कजली और कजरी। ओहो, ये तो सबसे आम उलझन है ना? सुनने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से दो अलग दुनिया हैं। दरअसल ये भौगोलिक समानताओं के कारण होता है। कजली महोत्सव जो ली से खत्म होता है, वो महोबा में आयोजित होता है, जो बुंदेलखंड का हिस्सा है। वो अलाउदल वाला? बिल्कुल। ये चंदेल काल के वीर योद्धाओं की वीरता का विजय पर्व है। इसका मूल स्वर शौर्य और युद्ध है, जबकि कजली महोत्सव री वाला ये मिर्जापुर यानी विंध्य क्षेत्र से जुड़ा है। जो सावन के गीत होते हैं। हाँ, सावन में गाए जाने वाले विरह और मानसून के लोकगीत जो राजा कंतित की बेटी कजली को समर्पित हैं। एक वीरता का महाकाव्य है तो दूसरा मानसून की मधुर लय। क्या कंट्रास्ट है। इसी तरह का एक और बड़ा ट्रैप है, रामनगरिया मेला और रामायण मेला। दोनों नाम राम जी से जुड़े लगते हैं, लेकिन हैं अलग। एकदम अलग। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पर लगता है, जबकि रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में होता है। और बुंदेलखंड के कुछ और आयोजन भी इस सूची में बहुत महत्वपूर्ण है,
जैसे बांदा का ऐतिहासिक कालिंजर मेला, झांसी का आयुर्वेद महोत्सव और सूर्यकुंड मेला तथा अंबेडकर नगर का गोविंद साहब मेला। इतने सारे नाम, मतलब मानव मस्तिष्क के लिए ये सब याद रखना एक चुनौती है। इसीलिए स्रोत सामग्री में कुछ बड़ी अजीबोगरीब स्मार्ट ट्रिक्स दी गई हैं। हाँ, वो ट्रिक्स बड़ी मजेदार है। मतलब नौचंडी को याद रखने के लिए चंडी को चांदी से जोड़ दिया, या सुलह कुल के लिए सुलह को सुबह की चाय से जोड़ दिया। इतनी गंभीर जानकारी के लिए ऐसे हास्यप्रद तरीकों की क्या जरूरत है? ये सीधे तौर पर न्यूरोसाइंस का विषय है। हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो सूखे तथ्यों को लंबे समय तक याद रखने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। अच्छा। हाँ, दिमाग को कथाएं, तस्वीरें और अजीबोगरीब जुड़ाव यानी बाजार एसोसिएशंस चाहिए होते हैं। जब 2250 मेलों का डेटाबेस हो तो जानकारी निकालने के लिए ऐसे नेविगेशनल एंकर्स की जरूरत पड़ती ही है। ये बेतुकी लगने वाली ट्रिक्स दरअसल मेमोरी को एक्टिव रखने का सबसे वैज्ञानिक तरीका है। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। तो कुल मिलाकर इस पूरी विस्तृत चर्चा में उत्तर प्रदेश के मेलों का जो रूप उभर कर आया है, वो केवल आस्था की भीड़ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बटेश्वर में घोड़ों के व्यापार का आर्थिक मॉडल है, ये चौकपूर्णा और गोदना के जीवित संग्रहालय हैं, कुंभ में ब्रह्मांडीय समय को मापने वाली खगोलीय घड़ियां हैं, और मेरठ के नौचंडी में ओपन सोर्स सांप्रदायिक सौहार्द का जीता जागता प्रमाण है। सही कहा। ये आयोजन उन तंत्रों की तरह काम करते हैं जो किसी भी सभ्यता को प्रासंगिक बनाए रखते हैं। लेकिन इन सब को समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जो आज के इस डिजिटल दौर में बहुत जरूरी है। क्या सवाल? देखिए, आज जब व्यापार कमोडिटीज चेंज पर हो रहा है, संचार के लिए स्मार्टफोन है, खेती की जानकारी यूट्यूब पर मिल रही है, यहां तक कि आस्था और दर्शन भी ऑनलाइन स्क्रीन पर सिमट रहे हैं, तो ऐसे में इन सदियों पुराने भौतिक या अब फिजिकल मेलों का भविष्य क्या होगा? ये तो सभ्यता के संक्रमण काल का सबसे बड़ा प्रश्न है। तकनीक हमारे इकट्ठा होने के मूल कारणों को ही बदल रही है। वही तो सोचने वाली बात यह है कि क्या 2025 का प्रयागराज महाकुंभ या वो गढ़ मुक्तेश्वर में ट्रैक्टरों पर हफ्तों रुकने वाले किसानों का जमावड़ा, क्या ये अपनी तरह के आखिरी विशुद्ध पारंपरिक आयोजन साबित होंगे? या फिर भविष्य में एक नए तरह का मेटा कल्चर जन्म लेगा, जहां प्राचीन दुनिया की भौतिक धूल और डिजिटल दुनिया के वर्चुअल अनुभव आपस में टकराकर कुछ बिल्कुल नया रचेंगे। ये बहुत गहरा विचार है। क्या आने वाली पीढ़ियां इन मेलों में होने वाले मानव संपर्क की उस तीव्रता को महसूस कर पाएंगी, या उनके लिए ये सब स्क्रीन पर देखा जाने वाला महज एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाएगा? यही वो विचार है जो श्रोताओं के लिए हम यहाँ छोड़ रहे हैं। ये इतिहास और भविष्य दोनों की समझ को चुनौती देता है। आज के इस गहन चर्चा में बस इतना ही।